नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ फिर अपनी नई क्लास को लेकर के। आज हम लोगों को पता होना चाहिए 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल आज एक खास दिवस है जिसको हम विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से जानते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस आप लोगों को बता दूं कि विश्व पृथ्वी दिवस आज है। इसके लिए मैं कुछ और भी इसमें जोड़ करके जानकारी देना चाहता हूं। जो हमारे वैश्विक स्तर पर एक महामारी कोरोना, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, यह बीमारी पूरे विश्व स्तर पर फैल गई है। लेकिन 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस पर इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जो मैं कुछ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कलेक्ट किया हूं। तो आपको जानकारी दे दूं कि कोरोना होने के कारण हमारे देश में भारत सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन से हम लोगों को तो फायदा है ही, क्योंकि हमारे डॉक्टरों ने, विश्व लेवल के विशेषज्ञों ने एक जानकारी दी है कि कोरोना से लड़ने के लिए सबसे एक अच्छा हथियार जो है वह है सोशल डिस्टेंसिंग। तो सोशल डिस्टेंसिंग को हम हथियार बना करके भारत सरकार हमारे बीच प्रस्तुत किया है और हम लोगों को इसमें मदद करनी है। तो लॉकडाउन से हमें तो फायदा हो रहा ही है, और कहा जाए तो विश्व लेवल पे भी फायदा हो रहा है। जैसे कि लॉकडाउन होने से हमें तो फायदा हो रहा है, प्रकृति को भी फायदा हो रहा है। किस तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। उद्योग धंधे बंद होने के कारण जैसे कि बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस प्रतिबंधों के कारण कहा जाए तो पृथ्वी पर प्रदूषण कम हो गया है। तो पृथ्वी पर प्रदूषण घटा है, जिसमें केंद्रीय जल आयोग ने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जो नदी का पानी है उसमें घुलित ऑक्सीजन का एक मानक होता है, वह मानक जो होता है उसके मानक से भी अधिक बढ़कर हो गया है। जो घुलित ऑक्सीजन का मात्रक वर्तमान में 6.00 प्रति लीटर तय है। वह 24 मार्च से पहले जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले तक गंगा में, ऋषिकेश में विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई। तो उसमें उन्होंने पाया कि ऑक्सीजन की मात्रा 5.20 प्रति लीटर थी, जो कि बढ़कर अब 6.50 प्रति लीटर हो गई है। इसी लॉकडाउन के चलते हमारे जो ओजोन लेयर है उसमें भी सुधार हुआ है। हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें भी मित्रों सुधार हो गया है। ओजोन लेयर में क्या सुधार हुआ? उन्होंने कहा कि यह सुधार ऐसा नहीं कि हमारे भारत अकेले के लॉकडाउन करने की वजह से हुआ। विश्व स्तर पर कई देशों ने इस प्रकार के लॉकडाउन का पालन किया है, वहां के नागरिकों ने सपोर्ट किया है। इसी वजह से यह ओजोन परत की लेयर में जो छिद्र था वह भी कम हुआ है, जो कि कहा जाता है कि हमारा जो ओजोन का छिद्र सर्वाधिक विश्व लेवल पे कहा जाए तो सर्वाधिक
अंटार्कटिका में हैं तो वहां पर भी इसका प्रभाव देखा गया है, वहां पर भी उसका छिद्र का जो एरिया है वह कम हुआ है। और यह बहुत से शोधों में पाया गया है। नेचर पत्रिका नाम की पत्रिका है, उन्होंने तो इस शोध के मुताबिक उन्होंने कहा है, एक शोध के मुताबिक, कि जो रासायनिक गैसें उत्सर्जन के कारण ओजोन परत में जो छिद्र होता है वह वर्तमान में अब छिद्र कम होने लगा है, क्योंकि बहुत से औद्योगिक धंधे बंद हुए हैं, ठप हो गए हैं। क्योंकि कोरोना के चलते कई सरकारों ने, कई राष्ट्राध्यक्षों ने, कई राष्ट्रमंडलों ने अपने अपने देश में अलग अलग कानूनों के तहत लॉकडाउन लगाया है, जिसमें आवश्यक सामग्रियों की छूट है और इसका सभी नागरिक पालन कर रहे हैं, जिसके चलते यह देखने को मिल रहा है कि प्रकृति एक अच्छे वातावरण में आ गई है। बहुत से अपने भारतीय वैज्ञानिकों का तो कहना है कि चिड़िया भी दिखने लगी हैं, जो चिड़िया नहीं दिखती थी कई शहरों में, वहां पर दिखने लगी हैं। गाजियाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में कहा जाए तो AQI 22 मार्च को AQI 237 पर था। AQI जो था वो 22 मार्च को 237 था। वह अब 21 अप्रैल को 135 पॉइंट घटकर 102 पर आ गया है। 102 पर आ गया है। इसके पश्चात ये भी कहा जाता है कि 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा वाले दिन दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 122 अंक थी, जो लॉकडाउन के दौरान 21 अप्रैल को 87 पर आ गया है। यानी 122 थी दिल्ली की AQI, 122 थी, लेकिन अब वह 21 अप्रैल को आप पाएंगे कि वह 87 पर आ गई है। ये कुछ बिंदु थे महत्वपूर्ण, आप लोगों के बीच में बताने थे। इसके पश्चात मैं अब प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं, पर्यावरण GS से कुछ रिलेटेड प्रश्नों को आप लोगों तक लेकर आता हूं। बच्चों, आप लोग इसका वेट करिए, जिसके पश्चात मैं आपको प्रश्न लेकर आ रहा हूं। चलिए बच्चों, हम लोग अब पर्यावरण के कुछ प्रमुख बिंदुओं की ओर चलते हैं, जिसमें से पहला बिंदु हमारा बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन सी जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य के शरीर में कौन सी जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, उसने पूछा है। मनुष्य का हमें पता होना चाहिए, मनुष्य के शरीर में जैव रासायनिक प्रयोगशाला यकृत को कहा जाता है। यकृत को दूसरे नाम, इंग्लिश नाम में लीवर या कलेजा, लीवर कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसमें कहा गया है डेंगू रोग का वाहक। डेंगू रोग का वाहक क्या, कैसे डेंगू रोग फैलता है? डेंगू रोग एडीज नामक मच्छर, एडीज मच्छर के थ्रू फैलता है, जिसको एडीज मच्छर कहते हैं। यह मच्छर बरसात के दिनों में जमा पानी में उत्पन्न हो जाता है। इस मच्छर के उत्पन्न होने के पश्चात यह मच्छर हम लोगों को काट लेता है, जिस वजह से डेंगू रोग हम ग्रसित हो जाते हैं। इसके पश्चात बताया जा रहा है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, श्वेत फेफड़ा कैंसर कैसे होता है। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है, ये क्या है? श्वेत फेफड़ा जो कैंसर होता है वह कैसे होता है? टेक्सटाइल कंपनियों में काम करने वाले, मैं बता रहा हूं कि टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनको श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है।
वह इस कारण से होता है क्योंकि वह मजदूर इन कंपनियों में काम करते हैं तो वहां पर रुई के रेशे से उनके श्वास के माध्यम से उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिस वजह से उन्हें श्वेत फेफड़ा कैंसर हो जाता है। अगला बिंदु है हमारा मछली का तेल। मछली का तेल सूर्य का प्रकाश दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाने में वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश जो है वह दांतों व हड्डियों को जो मजबूत बनाता है, वह कौन सा विटामिन है? तो हमें पता होना चाहिए विटामिन डी। विटामिन डी से हमारे दांत और हड्डी मजबूत होते हैं और विटामिन डी हमें पनीर और मशरूम से भी प्राप्त होता है। यह पनीर और मशरूम से भी हमें प्राप्त होता है। विटामिन डी हमें पनीर और मशरूम से भी प्राप्त होता है। और आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमें रिकेट्स नामक रोग से भी हम ग्रसित हो सकते हैं। रिकेट्स नामक रोग से भी ग्रसित हो सकते हैं। सभी प्रश्न बन सकता है कि यह रिकेट्स किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हमें हो जाता है। और यह ऐसा रोग होता है, विटामिन डी की यदि हमारे अंदर कमी हो जाती है तो हड्डियां इंसानों की मुड़ने लगती हैं, हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। यह विटामिन डी की कमी से ही होता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं कि विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द बच्चों, विटामिन शब्द जो है सी फंक नाम के विद्वान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने दिया है। इसकी खोज इन्होंने 1911 में की थी। सी फंक ने 1911 में यह विटामिन शब्द की उत्पत्ति की थी। अगले बिंदु की ओर आते हैं। जीका वायरस किससे फैलता है? हमें बताना है कि जीका वायरस किससे फैलता है। तो मैं बता दूं, यह एक ऐसा वायरस है जो युगांडा में सन 1947 में देखा पाया गया उस समय। तो जीका वायरस जो है वह मच्छरों से फैलता है। जीका वायरस जो है मच्छरों से फैलता है। अगले बिंदु की ओर आते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन के कितने प्रतिशत मात्रा होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो आप लोगों को बता दूं कि 46% मात्रा होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की 46% मात्रा होती है। चलिए अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, बच्चों आपको एक जानकारी दे दें कि कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप तक ऐसे बिंदु मिलेंगे जो आपको अन्य जगह पर ढूंढने से बहुत ही प्रयास के तहत मिलेंगे और बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होंगे। जिसमें से डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कई बार आ चुका है, यह कई बार आता है। फिर भी इस कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस बिंदुओं को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में है। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से हेमिस और सलीम अली जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मतलब वहां पर डचीगाम अकेला राष्ट्रीय उद्यान नहीं, हेमिस भी है, सलीम अली भी है और भी आदि है। इसके पश्चात अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं। अश्रु गैस जिसको हम टीयर गैस के नाम से भी
जानते हैं। इसका प्रयोग पुलिस बल विशेष परिस्थिति में करता है, जब कोई आंदोलनकारी किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं तो समय सर्वप्रथम वो लोग उनको चेतावनी देने के बाद इस अश्रु गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे कि भीड़ को एकत्रित ना होने दिया जाए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो। तो अश्रु गैस, जिसको टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्लोरोएसिटोफिनोन, क्लोरोएसिटोफिनोन, इसका पूरा नाम क्लोरोएसिटोफिनोन है, जो टीयर गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। सॉरी, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता तो आप लोगों को और समझ में आ जाता। चलिए कोई बात नहीं, इतने प्रश्न हो चुके हैं, कोई बात नहीं उसमें। जम्मू, मैं फिर से आंसरों को दोहरा देता हूं जल्दी में। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, डचीगाम जम्मू कश्मीर में है। वहां पर जम्मू कश्मीर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी उपस्थित है। अश्रु गैस में, जो कि टीयर गैस के नाम से जानी जाती है, पुलिस बल रक्षा मंत्रालय या रक्षा हमारा विभाग इसका प्रयोग करता है। क्लोरोएसिटोफिनोन, जिसका पूरा नाम है, रासायनिक नाम है, मानव द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा। अगर ऐसा प्रश्न, यह यूपीएससी तक के प्रश्नों में आ चुका है, यह प्रश्न मानव द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा अगर कहा जाए तो कौन सा है, उसका नाम रेयान है। रेयान रेशा जो है वह संश्लेषित प्रथम रेशा है। अगले बिंदु की ओर हम चलते हैं। अगला बिंदु हमारा है कि द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है। आप लोग कई प्रकार के सोनों को जानते होंगे, ब्लैक गोल्ड, येलो गोल्ड, इनको सबको सुना होगा, लेकिन या ग्रीन गोल्ड भी सुना होगा, लेकिन ये लिक्विड गोल्ड है। लिक्विड गोल्ड के नाम से किस चीज को जाना जाता है, ये आप लोग सोच सकते हैं कि जो गोल्ड का एक रूप है और लिक्विड है तो वह पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम ऐसी चीज है जिसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम एक ऐसी चीज है जिसको हम लिक्विड गोल्ड के नाम से जानते हैं। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। सिरके यानी कि विनेगर में उपस्थित होता है। सिरके यानी विनेगर में क्या उपस्थित होता है, तो हम लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को। एसिटिक अम्ल इसमें उपस्थित होता है बच्चों, एसिटिक अम्ल। आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। आप लोगों को अगले बिंदु की ओर लेकर के चलते हैं कि जब चींटियां काटती हैं तो अंतःक्षेपित करती हैं, यानी अंतःक्षेपित यानी वह कुछ चीजें आपके अंदर प्रविष्ट करती हैं। उस अम्ल को या उस चीज को क्या कहेंगे, तो फार्मिक अम्ल उसको कहते हैं। फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। जब चींटियां क्या करती हैं, काटती हैं, तो फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती हैं। आप लोगों को पता है बच्चों, ट्राइनाइट्रोटाल्वीन, ला बना हुआ है ट्राइनाइट्रोटाल्वीन, जिसको हम टीएनटी के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किस चीज में किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है, तो हमें ट्राइनाइट्रोटाल्वीन यह भी आ सकता है, या आपको ऐसा लिखा आ सकता है कि टीएनटी का पूरा नाम क्या है, तो ट्राइनाइट्रोटाल्वीन हमें बताना है। और इसका उपयोग बच्चों विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जाता है, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है इसका। अगर कहें कि किस प्रकार से ट्राइनाइट्रोटाल्वीन का प्रयोग किया जाता है, चलिए हम अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं आपके पास। चलिए
अगले प्रश्न की ओर, अगले बिंदुओं की ओर चलते हैं। हरित डीजल, बायोडीजल, इसको हरित डीजल के नाम से भी जाना जाता है, बायोडीजल के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीन डीजल के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा गया है कि प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? यह हमें कुछ पौधों के माध्यम से भी प्राप्त होता है, जिसको जैट्रोफा, कैनोल, आदि के माध्यम से प्राप्त होता है। जैट्रोफा, केनोल आदि के माध्यम से प्राप्त होता है। अगले में आते हैं मधुमेह, डायबिटीज के रोगी। अगले बिंदु में आते हैं, उसमें कहा गया कि मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी को भोजन में मिठास के लिए कौन से कृत्रिम पदार्थ की आवश्यकता होती है? कौन सा कृत्रिम पदार्थ उन्हें दिया जाता है? बहुत से मधुमेह के रोगियों, डायबिटीज के रोगियों को क्योंकि ग्लूकोज की यदि मात्रा दे दी जाती है तो उनके रोग में वह उनकी शुगर बढ़ जाती है या घट जाती है, तो इस वजह से उन लोगों को एक कृत्रिम मिठास दी जाती है। तो कृत्रिम मिठास का उसका नाम है सैकरिन। सैकरिन दी जाती है उनको, जो कि शर्करा यानी शुगर से भी अधिक मीठी होती है, जिससे उन्हें आभास नहीं होता है और वह अपनी कृत्रिम पदार्थ सैकरिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि उन रोग से अपने बचे रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। आगे चलते हैं, कहा गया है प्रश्न अगले बिंदु में, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व क्या है? दूध का घनत्व क्या है से तात्पर्य यानी क्या होगा? दूध का घनत्व घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाती है तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध का घनत्व बढ़ जाता है बच्चों। इसके बाद अगले बिंदु की ओर चलते हैं। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम तो हैली राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन अब ये हैली राष्ट्रीय उद्यान तो हम पहचानते ही नहीं है। यह भी देखा जा सकता है कि हैली राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, तो उसको वर्तमान में हैली राष्ट्रीय उद्यान को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि यूके, हमारे राज्य यूके यानी उत्तराखंड में उपस्थित है। यह है, इसको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसका दूसरा नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान भी आप लोग याद रख सकते हैं। इस हैली राष्ट्रीय उद्यान याद रख सकते हैं। यह उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कहा गया है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेने वाले दर्पण को क्या कहा जाता है? दाढ़ी में हम या दाढ़ी बनाने शेविंग करते समय हम ऐसा क्वेश्चन ये आते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही हमारी दैनिक जरूरतों में से है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो हम दैनिक जरूरतों में से इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया कि दाढ़ी बनाने में काम में लेने वाला दर्पण है, कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण। बच्चों, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं हम दाढ़ी बनाने में। यह हमारा आंसर है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे यातायात को देखने के लिए इस्तेमाल करता है। एक ड्राइवर हो या स्वयं हो आप, तो कार चलाते समय जब आप पीछे की ओर यातायात देखते हैं तो उसमें किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चों, इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे कि हमें पीछे का यातायात दिखता है। यह उत्तल दर्पण के माध्यम से हम लोग पीछे के यातायात को देखते हैं। चलिए मित्रों, इसी के साथ आज की कक्षा का विराम देते हैं और आप लोगों को
जानकारी देते हैं कि आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से नए नए वीडियोज आते रहेंगे और भी नए प्रकार के वीडियोज आएंगे। आप लोगों को कई विषयों के माध्यम से ये चीजें बताई जाएंगी। अभी जीएस पढ़ा रहे हैं जिसमें पर्यावरण जिसका वर्ग है एक, उसमें हम जीएस के थ्रू आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी दी जा रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के समय में प्रत्येक परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक सरकारी नौकरी होना एक अनिवार्य है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकती है। यह यूपी पुलिस की आने वाली वैकेंसी लॉकडाउन के पश्चात आप लोगों को कुछ समय बाद ही यूपी पुलिस की वैकेंसी आने को आएगी। अन्य वैकेंसियां भी आएंगी जो आप लोगों को सरकारी नौकरियों में अग्रेसित करेंगी। हमारे वीडियोज को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।